रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। अभी हमने RX और ARX दोनों पढ़े हैं। अब इनमें क्रियाशीलता किसकी, क्रियाशीलता रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता यानी जल्दी से इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाए और ये आसानी से क्रिया किसी से कर सके, वो उसकी क्रियाशीलता। जितनी आसानी से इनका बॉन्ड ब्रेक होगा और वो बॉन्ड ब्रेक होकर जो स्थायी कार्बनियम बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आसानी से प्रदर्शित करेगा। जैसे मैंने यहाँ सीक्वेंस लिखा है, ये क्या है, ARX एरिल हैलाइड, ARX एरिल हैलाइड, फिर आता है RX और बेंजीन के ऊपर CH2X। ये बेंजीन के ऊपर CH2X है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीलिक हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्यों होता है, ये सीक्वेंस क्यों है, इसको समझते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिया है कि ये क्यों क्रियाशील है। बेंजीन रिंग के ऊपर CH2X, यहाँ पर जब इसका X रिप्लेस होता है, ठीक है, तो X रिप्लेस होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने से ये क्या बना, बेंजीन कार्बेनियम आयन। क्योंकि हमने नाभिक स्नेही SN1 रिएक्शन देखी थी, SN1 रिएक्शन में जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन स्थायी होता है उतनी ही आसानी से वो रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे जो कार्बेनियम बना है, कार्बोकेटायन बना है, वो कार्बोकेटायन क्या है, बेंजीन कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अनुनादी संरचनाएं बताएगा। तो ये सारी अनुनादी, जब भी हम किसी की अनुनाद, किसी स्ट्रक्चर में अनुनाद बताते हैं तो उसके लिए क्या बोला जाता है, अनुनाद द्वारा वो स्थायी हो जाता है। बेंजीन में भी अनुनाद होता है, लेकिन बेंजीन में अनुनाद हम इसके अंदर बना रहे हैं, इसके पहले से, जब ये यहाँ से अलग होता है उसके बाद नहीं। लेकिन यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि जब X इससे अलग हो गया उसके बाद ये जो कार्बेनियम आयन बना है, कार्बोकेटायन बना है, और कार्बोकेटायन बनने के बाद वो अपनी अनुनादी संरचनाएं बता रहा है, यानी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्थायी हो गया। तो ये सारी मैंने अनुनादी संरचनाएं बताई है। ये है कार्बोकेटायन, इस पे कार्बन पे कमी है, इसकी कमी को ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कार्बन को देता है और देकर यहाँ पर क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड आ जाते हैं। जब यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, घनत्व कम हो जाएगा, इसलिए ये क्या आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब जब यहाँ पे कमी आ गई तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। जब ये यहाँ से शिफ्ट इधर हो जाएंगे तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये सारी जो मैंने बनाई है, ये क्या है, अनुनादी संरचनाएं। इन अनुनादी संरचनाओं के कारण ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। स्थायी स्ट्रक्चर होने के कारण ये SN1 के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेऑन। फ्रेऑन्स क्या होते हैं, पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन। एल्केन के जो हाइड्रोजन है उसके हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उन पोजीशंस पर क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों के परमाणु आ जाते हैं, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। यानी एल्केन के साथ हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं और उनकी जगह पे क्लोरो और फ्लोरो ग्रुप आ जाते हैं। पॉली यानी एक से ज़्यादा, जरूरी नहीं है एक ही आए, एक से ज़्यादा क्लोरो और फ्लोरो उसमें जुड़ जाते हैं तो उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, फ्रेऑन भी कहते हैं और पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्कीन्स भी बोला जाता है, जिसको हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिया है CH4 का एग्जाम्पल। अब CH4 में सपोज़ मैंने यहाँ से और यहाँ से 2 क्लोरीन रिप्लेस कर दिए, 3 क्लोरीन हाइड्रोजन रिप्लेस करके इनकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया और एक पोजीशन पे सपोज़ मैंने यहाँ F लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 जगह पे तो मैंने क्लोरीन जोड़ दिया और एक जगह पे मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया। या हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं
कि यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दो, यहाँ फ्लोरीन जोड़ दो, एक जगह क्लोरीन जोड़ दो। तो जब हाइड्रोजन रिप्लेस होकर, और ज़रूरी नहीं कि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करें, एक जगह पे मैंने हाइड्रोजन ही रहने दिया और बाकी सारी जगह पे रिप्लेस कर दिया, 2 हाइड्रोजन भी रख सकते हैं, तो वहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी बनाने की विधि देखते हैं, फिर इसके नामकरण में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। सिंथेसिस ऑफ फ्रियोन्स। जब हमको फ्रियोन का निर्माण करना है तो एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड और HF से अभिक्रिया कराई जाती है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड और HF की अभिक्रिया होती है तो फ्रियोन 11, यहाँ पर 11 क्यों है, यहाँ 12 क्यों है और यहाँ 112 क्यों है, ये हम इसकी नामकरण पद्धति में पढ़ेंगे। तो ये CCl3F कैसे बना है, इसका एक Cl इसके H से HCl निकल गया और यहाँ पर एक F जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, फ्रियोन 11। ठीक है, अभी देखते हैं इसका नाम कैसे करा है हमने। फिर यहाँ पर वापस हमने फ्रियोन 11 लिया है, उसके HF से अभिक्रिया कराइए वही एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, तो फ्रियोन 12 का निर्माण होता है। यहाँ पर 2 F आ गए, देखिए ये एक Cl यहाँ से निकला और F यहाँ पे जुड़ गया, तो F2 हो गया यहाँ पर, और Cl यहाँ कितने थे, 3 थे, तो यहाँ हो गए 2 और एक निकल गया, एक Cl इधर आ गया, HCl का निर्माण हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर हेक्साक्लोरोएथेन के साथ भी HF की एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करते तो फ्रियोन 112 का निर्माण होता है। ये कैसे बना है हेक्साक्लोरोएथेन, देखिए एथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। यहाँ पर हाइड्रोजन जो 6 है वो रिप्लेस हो गई किससे, Cl6 से। क्या फॉर्मूला बन गया, हेक्साक्लोरोएथेन। एथेन थे, 2 कार्बन थे, इसलिए हेक्साक्लोरोएथेन। हेक्साक्लोरोएथेन की अभिक्रिया 2HF से, जब 2HF से करा रहे हैं यानी F यहाँ पे हमको 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 यहाँ Cl रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, C2Cl4 और F2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल कार्बन के साथ कितनी वैलेंसी पूरी करने के लिए होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे, तो 4 तो Cl जुड़े हुए हैं उससे और 2 F, क्योंकि एथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। तो हमने 6 हाइड्रोजन रिप्लेस करे हैं, तो 6 हाइड्रोजन की जगह पे 4 तो क्लोरीन आ गए और 2 इसमें फ्लोरीन आ गए, टोटल कितने हो गए, 6, और यहाँ से निकल गया 2HCl। ये है फ्रियोन 112। अब ये इनके नामकरण जो मैंने अभी यहाँ लिखा है, फ्रियोन 11, फ्रियोन 12 और फ्रियोन 112, ये कैसे होते हैं, इसकी नामकरण पद्धति में पढ़ते। नामकरण देखिए कैसे होता है, ये मैंने लिखा है फ्रियोन XYZ। ये XYZ क्या है, जैसे मैंने सिंथेसिस में दिखाया था, फ्रियोन 12 बन रहा है, फ्रियोन 11 बन रहा है, तो फ्रियोन के बाद जो नंबर है उन नंबर के लिए ये XYZ यूज़ करा है। XYZ क्या है, X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फ्रियोन मॉलिक्यूल। फ्रियोन अणु में कार्बन की संख्या जितनी है ना, जितनी भी कार्बन की संख्या उतनी उसमें से एक माइनस कर दो। ठीक है, जैसे कार्बन 2 है तो उसमें से एक माइनस कर दिया, 1 हो गया, और 1 ही है तो 0 हो गया। तो क्या है, फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन की संख्या -1, जितने भी कार्बन है उस फ्रियोन में उसको -1 कर देंगे। y क्या है, फ्रियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फ्रियोन मॉलिक्यूल +1, है ना, हाइड्रोजन एटम जितने भी होंगे उस फ्रियोन मॉलिक्यूल में उसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक, अगर 4 हाइड्रोजन है तो +1 कर दिया, 5 हो गए। ठीक, फ्रियोन Z क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम इन फ्रियोन मॉलिक्यूल, जितने उसमें फ्लोरीन एटम है वो ऐसे के ऐसे हमको लिखने हैं। कार्बन की संख्या तो -1 करनी है, हाइड्रोजन की संख्या +1 करनी है और फ्लोरीन की संख्या एज इट इज़ लिखनी है। सपोज मैंने यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिया है CFCl3, तो ये इसको हम फ्रियोन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि ये पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, फ्रियोन। तो हमने इसका नाम लिख दिया फ्रियोन, फ्रियोन तो लिख दिया। अब इस फ्रियोन के बाद XYZ बताना है इसका, यानी इसका नंबर बताना है क्या है। तो पहला X किसको बोल रहे हैं, फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन की संख्या -1। कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर, 1, तो अपन ने लिख दिया 0 क्योंकि एक कार्बन है। नेक्स्ट, फ्रियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या जितनी है उसमें +1 करना है। यार हमको हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहे तो 0 में +1 करा तो यहाँ आ गया 1। नेक्स्ट है फ्लोरीन की संख्या, जितनी भी फ्लोरीन की संख्या कितनी दिख रही है, 1, तो ये क्या बन गया, CFCl3 फ्रियोन 11, क्या बन गया ये, फ्रियोन 11, ठीक है। फ्रियोन 11 बनने के बाद हम अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, C2 कर दिया, C2 करेंगे तो हम उसको करेंगे, जैसे H2 कर देते हैं, और Cl कितने जोड़ने हमको, 6 जोड़ने, तो 2 ये जोड़ दिए, 2 ये जोड़ दिए और 2 मैंने ये जोड़ दिए। अब इसका हम बनाते हैं, ठीक है, इसमें हम बनाते हैं। तो फ्रियोन तो लिखना ही है, कार्बन जितनी संख्या 2 है तो उसमें से 1 कर दिया, यहाँ पर 1 हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की जितनी संख्या उसमें +1 करना है, तो हमको 2 दिखाई दे रही है तो यहाँ पे 3 कर दिया। क्लोरीन के लिए कुछ लिखा है ही नहीं और फ्लोरीन के लिए लिखा है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर 2, तो फ्रियोन 132 132। इस तरह से आपको यहाँ पर बनाने हैं और बुक में पूरी टेबल दी हुई है। आप खुद कोशिश कीजिएगा कि ये क्या है, फ्रियोन XYZ को, यानी फ्रियोन को नंबर किस तरह से देते हैं। पूरी टेबल दी हुई है बुक में, उसको आपको करके देखना है। फ्रियोन के गुण और फ्रियोन के उपयोग। गुण ये होता है, रंगीन होते हैं, वाष्पशील होते हैं। उपयोग आपको कुछ पता ही है, जैसे कि आपने सुना है कि फ्रिज में CFC गैस भरी जाती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें होता है, और भी कई जगह पर आप देखते हैं CFC। इस उपयोग को आप देखिएगा और सर्च करिएगा कि यही आपका होमवर्क है कि हम फ्रियोन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। देन आप जब यूज़ करते हैं तो जब हम कोई जैसे साइंस को हम कहते हैं कि बहुत सारी जगह हम साइंस यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे हम CFC के बारे में कहते हैं, तो CFC के लिए सुना है आपने कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो ये किस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करता है, ये सब आपको सर्च करना है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं आपको कि फ्रियोन के क्या क्या उपयोग हैं और फ्रियोन का पर्यावरण पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सब आप कॉपी में लिखिएगा। यही आज का आपका होमवर्क है। अब हम पढ़ते हैं DDT। DDT आपने सभी ने नाम सुना है। DDT का फुल फॉर्म होता है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, जो कि बनता है क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरल के मिश्रण से। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं तब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या काम करता है इसमें, निर्जलीकारक का, निर्जलीकारक यानी इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है। ये देखिए क्लोरोबेंजीन और क्लोरल हमने पहले पढ़ा है। इसमें CCl3 के साथ एक कार्बोनिल समूह जैसे CHO इसमें जुड़ा हुआ है। तो क्लोरल और जब 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के लेते हैं तब यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिससे DDT का निर्माण होता है। DDT का फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब हम पढ़ते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे BHC कहते हैं। इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे गैमेक्सेन, लैंडेन 666। IUPAC नाम है इसका 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। जैसे कि हमने मेथेन में रिएक्शन देखी थी कि मेथेन की जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया की जाती है, क्लोरीनीकरण किया जाता है,
तब उससे CCl4 का निर्माण होता है। इसी तरह से जब बेंजीन लेते हैं, बेंजीन के जो 6 हाइड्रोजन है वो 6 क्लोरीन से रिप्लेस होकर 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का निर्माण करते हैं, जो कि कीटनाशी के रूप में काम आता है। अब ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। इसमें जो मैंने लास्ट टॉपिक छोड़ा है BHC और DDT के उपयोग, वो आप खुद कीजिएगा। अब आपके फर्स्ट टेस्ट आ गए हैं। टेस्ट में इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।